Hello students, welcome back to another video lecture of haloalkane and haloarenes revision course। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हेलोएल्केन्स के जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं, जो बचा हुआ रिएक्शंस था एक रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शंस का बात करने वाले हैं, और साथ में हम लोग हेलोएल्केन्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे हो सकता है। तो बताया जाता है कि अगर आप अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, ठीक है, तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन, अल्काइल हैलाइड यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट के तौर पे एल्कीन्स बनता है। ठीक है, अल्कोहलिक KOH का हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो जो आप यहाँ पे रिएजेंट यूज कर रहे हैं ये बेसिकली यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पे एक प्रोवाइड करता है बेस। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, बेस। और हम जानते हैं कि जो बेस होते हैं, बेस क्या करते हैं, तो बेस एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है H प्लस, एक्सेप्ट H प्लस फ्रॉम बीटा कार्बन। ठीक है, ध्यान रखना है, ये बीटा कार्बन से H प्लस एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में होता कैसे है बेसिकली, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हेलोजन प्रेजेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो पार्शियल नेगेटिव इस पे आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरी बात आपको ये भी पता होगा कि जो कार्बन, ठीक है, जिस कार्बन से हेलोजन एटम या कोई भी एक्टिव ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, बेसिकली उन्हें हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे तीन तीन बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेस का काम क्या है, तो बेस का हम लोगों ने काम समझा कि वो एक्सेप्ट करते हैं H प्लस फ्रॉम बीटा कार्बन। ठीक है, तो ये बीटा कार्बन क्यों बीटा कार्बन से H कैसे एक्सेप्ट कर पाते हैं, या ये हाइड्रोजन पे बेसिकली अटैक कर रहे हैं। ठीक है, और ये खुद नेगेटिवली चार्ज, जाहिर सी बात है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज पे अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन पे, बीटा हाइड्रोजन पे क्या कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रोमीन जो कि हैलोजन है, हैलोजन के इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर से अल्फा कार्बन पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता ही है, और इस अल्फा कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में क्या करता है, खींचता है, जिससे कि बीटा कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और फिर इस बीटा कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आपके यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन लगे हुए हैं उन पे भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से, एक्सेप्टेड नेचर की वजह से यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर बीटा बेसिकली अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है बेस का, तो बेस जाता है बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से जो बेसिकली रिमूव होगा और अपना ये बॉन्ड रिलीज करेगा। जो यहाँ पे बॉन्ड रिलीज हो रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये बॉन्ड वापस से इस साइड घूम जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इधर नीड है, और इस बॉन्ड के इधर घूमने की वजह से जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, अल्फा कार्बन अगर ध्यान देंगे तो ऑलरेडी वो 4 बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड घूमने की वजह से अल्फा कार्बन यहाँ से हेलोजन को क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, तो रिमूव हो जाएगा, तो यानी कि आपको ये होगा पहला स्टेप, ये दूसरा, और ये फिर तीसरा। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ से ध्यान देंगे तो कार्बन रहेगा, इस पे अब 2 ही H बचे हुए क्योंकि एक बीटा हाइड्रोजन हट गया है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और फिर आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, एक और बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड पहले से था, एक और बॉन्ड घुमा है तो एक और बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे C है, और इस पे अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन बचे हुए होंगे, तो हमने CH2 लगा दिया। यहाँ से जो Br है, Br माइनस, वो बेसिकली रिमूव हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे ओवरऑल जो प्रोडक्ट बना, क्या बना यहाँ से, तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट बना एल्कीन। ठीक है, तो ध्यान दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड के एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो ओवरऑल याद रखना है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड के एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या याद रखना है, इन द एलिमिनेशन रिएक्शन, समझेंगे बात को, इन द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इन द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, H एटम फ्रॉम बीटा कार्बन, H एटम फ्रॉम बीटा कार्बन, एंड halogen atom,
हैलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन्स गेट एलिमिनेटेड, ठीक है, गेट एलिमिनेटेड, ठीक है, एंड हियर एल्कीन इज ऑब्टेन्ड, एल्कीन इज ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अल्काइल हैलाइड का अगर आप एलिमिनेशन करते हैं तो ऐसे केस में अल्फा बेसिकली बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हैलोजन एटम क्या होते हैं, रिमूव कर जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, और हमको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलता है, एल्कीन्स मिलता है। और आपको पता है कि जब भी हम लोगों को अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन कराना होगा उसके लिए हम लोग कौन से रिएजेंट का यूज करेंगे, अल्कोहलिक KOH का हम लोग यूज करेंगे, या अल्कोहलिक NaOH का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो याद रखना है, अगर आप एक्वस NaOH या एक्वस KOH यूज करते हैं, अगर आप एक्वस मीडियम रखते हैं तो ऐसे केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा अल्काइल हैलाइड, और अगर आप अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो याद रखना है, तो ऐसे केस में अल्काइल हैलाइड बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा और प्रोडक्ट के तौर पे आपको क्या मिलने वाला है, एल्कीन्स मिलने वाला है, ठीक है। एक और बात हम लोग अगर यहाँ से ध्यान दे तो आप समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन में दो चीजें रिमूव हो रही है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है बीटा कार्बन से, ठीक है, एक हाइड्रोजन हो रहा है फ्रॉम बीटा कार्बन और एक हेलोजन रिमूव हो रहा है फ्रॉम अल्फा कार्बन, ठीक है। तो याद रखना है बेसिकली दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, इस रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी यहां से आप देख सकते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, तो क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन में ओवरऑल एक हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन, ठीक है, और एक हेलोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन एटम रिमूव हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने नाम में लगाया है यहाँ से डी और हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि इस रिएक्शन को हम लोग अल्काइल हैलाइड के एलिमिनेशन रिएक्शन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि सिमिलर है, अगर हम अल्कोहल का मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कराते हैं, ठीक है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लेंगे हम लोग आगे चल के, ठीक है, और जब ये एलिमिनेशन शो करता है तो इसके अल्फा से OH हटता है और इसके बीटा से याद रखना है H हटता है, ठीक है, अल्फा से H, अल्फा से OH और बीटा से H। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो OH और H यानी कि एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव करता है, जो हमारा एल्कोहल है, ठीक है। तो याद रखना है अल्कोहल के हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल हटता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ग्रुप यहाँ पे हट रहा है हम लोग इस एलिमिनेशन रिएक्शन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको बेसिकली याद होना चाहिए। तो सिंपल है कि जब भी हम लोगों को अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में ट्रीट किया जाएगा, बहुत सिंपल है, अल्फा से हेलोजन उड़ाना है, बीटा से हाइड्रोजन उड़ाना है, ठीक है, और वहां पे अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड दे दीजिए तो आपको प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगा, और प्रोडक्ट आपको पता है क्या मिलने वाला है, यहाँ से एल्कीन्स मिलने वाला है, ठीक है। आगे ध्यान दिया जाए तो इस रिएक्शंस के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, और ये फैक्ट क्या है भाई, तो मान लीजिए कोई अल्काइल हैलाइड इस तरीके का दे दिया जाए, CH3 है, CH2 है, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपको Br लगा हुआ है और यहाँ पे फिर CH3 है, और इसको अगर हम लोग ट्रीट करें अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमको पता है रिएक्शन तो एलिमिनेशन होने वाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं, तो आप अगर ध्यान देंगे यहाँ से तो हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा, और इस अल्फा कार्बन से जो भी कार्बन बॉन्डेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बीटा। तो आप देखेंगे अल्फा कार्बन से दो कार्बन बॉन्डेड है, एक इधर भी है और आपको एक कार्बन इधर भी है, तो यहाँ पे दो बीटा कार्बन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों ही बीटा कार्बन से आप एक एक टाइम हाइड्रोजन हटा सकते हैं और हेलोजन हटा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए हम ऐसा दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो एक बार हमने क्या किया, अल्फा से हेलोजन और इस वाले बीटा कार्बन से हमने हाइड्रोजन हटाया, ठीक है। तो अगर इस बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन हटाएंगे तो ऐसे केस में ये अल्फा और जो राइट वाला बीटा है उसके बीच आपको पाई बॉन्ड आएगा, तो प्रोडक्ट एल्कीन कौन सा बनेगा, तो यहाँ एल्कीन बनेगा CH3 CH2 CH और यहाँ पे मिलेगा आपको डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक पॉसिबिलिटी तो ये भी कि हम लोग बीटा वाले राइट वाले बीटा से H हटा ले, ठीक है। तो अल्फा से हम लोग हेलोजन और बीटा वाले से हम लोगों ने अगर H रिमूव करा तो ऐसे केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको पता है कि अब पाई बॉन्ड जो है
यहाँ पे रिमूव हो, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे बीच में आएगा, तो यहाँ अगर पाई बॉन्ड आ जाए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे बन जाएगा CH3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में एक में बना आपको ब्यूट 1 इन, ठीक है, ब्यूट 1 इन, और एक जगह आपको प्रोडक्ट में बना ब्यूट 2 इन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इन दोनों एल्कीन जो यहाँ पे दो जो एल्कीन जो बन रहे हैं उसमें से मेजर कौन सा एल्कीन है। ठीक है, तो आपको समझना है कि मेजर एल्कीन्स को पहचानने के लिए, मेजर एल्कीन्स को पहचानने के लिए हम लोगों को कौन सा रूल फॉलो करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं सेटजेफ रूल। ठीक है, सेटजेफ रूल हम लोग फॉलो करके और यहाँ पे मेजर एल्कीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं सेटजेफ रूल, तो आपको पता है कि इसमें हम लोग बोलते हैं ऐसा कि हाइड्रोजन, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट, ध्यान रखना है, मेजर प्रोडक्ट will be obtained, major product will be obtained by the removal of, by the removal of hydrogen, removal of hydrogen atom from that beta carbon, from that beta carbon which bears less number of, which bears less number of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यानी आपको पता है कि सेटजेफ रूल में हम लोग मेजर प्रोडक्ट वो होगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन होगा, तो ये बेसिकली होता है तब जब हम लोग हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम को उस बीटा कार्बन से रिमूव करते हैं जिसपे कि हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इसी तरह से हमको दोनों अगर बीटा कार्बन देखे तो जो राइट वाला बीटा है उस पर सिर्फ 2 H है, जबकि सॉरी जो लेफ्ट वाला बीटा कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन एटम है, और जबकि यहाँ पे राइट वाले में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है। यानी कि जो जिस हाइड्रोजन पे, जिस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, अगर वहां से हम H हटाएंगे, ठीक है, तो ऐसे केस में हमको मिलने वाला एल्कीन जो है वो क्या होगा, तो वो बेसिकली हमारे लिए मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है ये, क्योंकि हमको ध्यान रखना है कि जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स होते हैं, ध्यान रखना है, जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होते हैं, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, यानी कि जिस एल्कीन में ब्रांचिंग ज्यादा होता है वो एल्कीन्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ऐसे केस में हमको दिख रहा है कि जो ब्यूट 2 इन है वहां पे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दोनों ओर से सब्सटीट्यूटेड है, जबकि यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये वाला एल्कीन सिर्फ एक टाइप से सब्सटीट्यूटेड है, एक साइड से, यानी वहां पे एक सब्सटीट्यूएंट है जबकि यहाँ पे दो दो सब्सटीट्यूएंट है। तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन या मोर ब्रांच्ड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, ये बताया जाता है। तो ऐसे केस में आपको मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स तभी मिल पाएगा जब आप हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करें, तो हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से रिमूव करें, ठीक है, जिसपे कि जिस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो ऐसे केस में आपको मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मिलेगा, मेजर एल्कीन्स आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर हम कोई भी अल्काइल हैलाइड ले और वहां पे एक से ज्यादा टाइप के एल्कीन्स अगर बनने की संभावना हो, ठीक है, तो वहां पे मेजर प्रोडक्ट पहचानने के लिए हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं, तो वहां पे हम लोग सेटजेफ रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप ये एलिमिनेशन रिएक्शन समझ पाए होंगे। यहां से आगे बढ़ा जाए, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस के बाद हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन जो हैलो एल्केन्स का है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अब देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज का, है ना, तो आप समझते हैं पहला यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को पहले डिस्कस करना है फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, फिजिकल स्टेट का बात किया जाए तो आपको समझना है कि जो लोअर मेंबर होते हैं, ठीक है, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अब लोअर मेंबर जो होते हैं अल्काइल हैलाइड के बेसिकली वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन से लोअर मेंबर, तो याद रखना है मिथाइल फ्लोराइड, एक कार्बन का जो आपको अल्काइल हैलाइड होगा, यानी मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड नहीं, याद रखना है मिथाइल में ये 3, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड, उसके बाद इथाइल वाले में 2। ठीक है, इथाइल वाले में फ्लोराइड और इथाइल वाले में आपको क्लोराइड्स। ठीक है, ये फ्लोराइड क्लोराइड्स गैसेस आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो याद रखना है कि ये जो लोअर मेंबर होते हैं ये गैस होते हैं, एंड
एंड हायर मेंबर्स, एंड हायर मेंबर्स, जो ये इसके हायर मेंबर्स होंगे, याद रखना है, हायर मेंबर्स आर लिक्विड्स, हायर मेंबर्स आर लिक्विड्स और सॉलिड। ठीक है, तो या तो वो हायर मेंबर लिक्विड होंगे या सॉलिड होंगे। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल स्टेट का बात करें तो आपको याद रखना है कि जो लोअर मेंबर होते हैं अल्काइल के, वो गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। उसमें भी मिथाइल के 3, फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड गैसेस होते हैं, और बेसिकली इथाइल वाले में 2, फ्लोराइड एंड क्लोराइड गैसेस होते हैं। जबकि इससे हायर जो मेंबर्स होंगे वो सभी किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको डेंसिटी कंपेयर करने को आएगा। ठीक है, आपको यहाँ से डेंसिटी कंपेयर करने को आएगा अल्काइल हैलाइड्स के लिए। ठीक है, तो अगर डेंसिटी कंपेयर करने को आए तो आप जानते हैं कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई, तो डेंसिटी का मतलब होता है मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, ठीक है, बेसिकली वैसे मॉलिक्यूल का डेंसिटी भी क्या होगा, जनरल तौर पे हायर होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर हमको, है ना, अल्काइल, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड दिया जाए, ठीक है, और उसमें हम लोग को डेंसिटी कंपेयर करना हो, ठीक है, तो डेंसिटी का जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, याद रखिएगा। अल्काइल आयोडाइड, ठीक है, मान लीजिए सेम टाइप का अल्काइल ग्रुप है, उसमें आयोडीन लगा है। ठीक है, मतलब मैं पहले लिख देता हूँ RI, RBr, ठीक है, RCl एंड RF। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जो अल्काइल ग्रुप हमारा यहाँ पे चारों जगह पे लगा है वो सेम है। मतलब मान लीजिए मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल क्लोराइड है और मिथाइल फ्लोराइड है, मतलब कि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो सब जगह सेम है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो हैलोजन्स होंगे उनके मास पे इनका मॉलिक्यूलर मास डिपेंड करेगा, और हमको पता है कि आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होता है। तो कुल मिला के अल्काइल आयोडाइड का जो मास होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और मास ज्यादा होगा इस वजह से उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, हायर होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि मास ज्यादा होगा ना, मास ज्यादा होगा, तो ऐसे केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम, बेसिकली ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेंट्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर मास पे ही डिपेंड करता है। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, तो क्लोजली पैक्ड होंगे तो उनका कम वॉल्यूम में, कम जगह पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, पहला तो, और दूसरा कि उनका मास भी ज्यादा है। तो ऐसे केस में कम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा, तो दोनों चीजें देखा जाए तो डेंसिटी को इंक्रीज करने में फेवर कर रही है। तो अल्काइल आयोडाइड का जो डेंसिटी होगा सबसे ज्यादा होगा, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड और देन फ्लोराइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर कभी आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड, फ्लोराइड के लिए अगर आपको डेंसिटी कंपेरिजन के लिए आ जाए तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। आयोडाइड टू फ्लोराइड डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, और एक और हम लोग डेंसिटी में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये याद रखेंगे कि जो आपके ये है आपको, मतलब ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ठीक है, एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि इसमें जो आयोडाइड, ठीक है, सॉरी, जो फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल क्लोराइड होते हैं, जनरल तौर पे, ठीक है, जनरल तौर पे इनकी जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वो वाटर से कम होती है। तो हम लोग इनको बोलते हैं जनरली कि ये बेसिकली लाइटर होते हैं, लाइटर देन वाटर। ठीक है, यानी वाटर से इनकी डेंसिटी कम होती है, हल्के प्रकृति के होते हैं ये। वजह है साफ कि इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बेसिकली कम होता है। जबकि वहीं अगर हम बात करें तो जनरल तौर पे जो ब्रोमाइड होते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड्स, ठीक है, याद रखना है, वाटर से इनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, तो हम लोग इनको बोल सकते हैं कि ये बेसिकली हैवियर होते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि कैसे होते हैं, हैवियर देन वाटर। समझेंगे बात को कि इनकी डेंसिटी जो होगी, ये जो इनकी डेंसिटी है वाटर से ज्यादा है, तो हम इनको बोल सकते हैं हैवियर देन वाटर। तो आपको दो बातें यहाँ पे याद रखनी है, पहला तो कि अल्काइल जो हैलाइड्स हैं उनके डेंसिटी का ऑर्डर क्या है, तो वो आपको याद रखना है, और दूसरा कि इनमें फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड, आयोडाइड के लिए, ठीक है, कौन वाटर से बेसिकली हल्के होते हैं और कौन वाटर से बेसिकली भारी होते हैं। ठीक है, आई होप कि आप ये फिजिकल स्टेट और डेंसिटी आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ा जाए तो अगला हम लोग को पढ़ना है यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट का, तो आपको समझना है कि जो हैलो एल्केन्स होते हैं, ठीक है, हैलो एल्केन्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो स्टेटमेंट लिखा है मैं अगर यहाँ पे पढ़ूं, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो एल्केन्स आर हायर देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो मान लीजिए कि हम लोग अगर दो कार्बन का, ठीक है, दो कार्बन का हम लोग लेते हैं, तो हाइड्रोकार्बन, तो दो कार्बन का मान लिया हम लोगों ने लिया यहाँ पे इथेन, CH3 CH3, ये क्या है, इथेन है। और इसी इथेन से आपको पता है
एक अल्काइल हैलाइड मैंने बना दिया CH3 CH2 और यहाँ पे लगा दिया Cl, यानी आपको हो गया इथाइल क्लोराइड। ठीक है, ठीक है। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो इथाइल क्लोराइड है इसका इथेन क्या है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा लो होगा। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जबकि यहाँ पे उस स्टेटमेंट के तौर पे देखा जाए तो जो अल्काइल हैलाइड, जो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड है, इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हमको आएगा कि रीजन पूछेगा क्यों है ज्यादा और क्यों है इसका कम। ठीक है, तो हमको सिंपल सा दिख रहा है कि जो मॉलिक्यूल है, जो इथेन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इथेन के मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बेसिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो नॉन पोलर है तो इनके पास सिर्फ वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में सिर्फ वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जबकि आप यहाँ पे देखने आएंगे इथाइल क्लोराइड में, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्लोरीन के प्रेजेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के पास एक पोलर यूनिट आ गया है। ठीक है, एक पोलर यूनिट आ गया है, पोलैरिटी आ गई है। तो ऐसे केस में इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बेसिकली पाया जाएगा एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, जो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में क्या पाया जाएगा, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, जो बेसिकली स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू वेंडरवाल। ठीक है, और हमको दिख रहा है कि जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसमें सिर्फ वेंडरवाल लग रहा है। ठीक है, तो वेंडरवाल के रिस्पेक्ट में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो बेसिकली स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल के बीच अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर रहेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगी, बेसिकली हायर रहेगी, है ना। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके रिस्पेक्ट में, पेरेंट हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में हैलो एल्केन्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ही, दूसरा अगर ध्यान दिया जाए तो इनका मॉलिक्यूलर मास भी आप देख सकते हैं ज्यादा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का मैं अगर बात करूं तो वो भी इथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास है ना, ये इथाइल क्लोराइड का ज्यादा है। सेमी कार्बन है लेकिन क्लोरीन आने की वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ गया। तो इथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है इथेन से। तो हम लोगों को दिख रहा है कि जो वेंडरवाल फोर्स भी लगेगा ना इथेन के मॉलिक्यूल के बीच में, वो भी वीक लगेगा। ठीक है, और इथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल के बीच में अगर वेंडरवाल फोर्स लग रहा है तो वो भी यहाँ पे क्या क्या होगा, मास ज्यादा होने की वजह से स्ट्रॉन्गर होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्लियरली इस फैक्ट को कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन से हैलो एल्केन्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो इट इज ड्यू टू द हायर मोलिकुलर मास एंड पोलैरिटी रिजल्टिंग इन ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन हैलो एल्केन्स। ठीक है, तो हैलो एल्केन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, साथ में पोलैरिटी उसके पास में है, तो उस वजह से यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शंस है उसका भी मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। तो ऐसे केस में उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप ये कंपैरिजन समझ पाए होंगे। आगे ध्यान दिया जाए तो अब आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को बोलता है डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स के बीच में। तो वहां पे हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि अगर हमको डिफरेंट अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल दे दिए जाए, लाइक हमको मिथाइल यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे, मिथाइल यहाँ पे फ्लोराइड है, मान लीजिए मिथाइल फ्लोराइड है, यहाँ मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, और हमको इनका कंपेयर करना है मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट। तो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड के अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना तो हमको पता है कि इन सब में एक वीक टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, तो सब में है, इन सब में कॉमन टाइप का इंटरेक्शन है डाइपोल डाइपोल। तो यानी कि अब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्लियरली डिपेंड करेगा किस पे, मॉलिक्यूलर मास पे। तो याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अगर हमको अल्काइल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो ये किसके अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाएगा, बेसिकली तो ये मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाएगा। और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। और इन केस आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आइसोमेरिक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, आइसोमेरिक मॉलिक्यूल इन द सेंस की आपको पता होता है कि आइसोमेरिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास सेम होता है। ठीक है, आइसोमेरिक मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, सो मॉलिक्यूलर मास भी सेम। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा CH3 CH लग जाए, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है आपको Cl, थोड़ा इसको करेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो आइसोमेरिक कभी मॉलिक्यूल आ जाए तो यानी कि ऐसे केस में कुछ इस टाइप का है CH3 और CH3, तो अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल में कंपेयर करना हो हमको अगर बॉइलिंग पॉइंट, तो आप देख सकते हैं कि ये है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, ये है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, जबकि ये है कैसा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये है। तो ऐसे केस में आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए।
ठीक है। तो एक तो है कि मोलिकुलर मास अलग है तो हम लोग उस पर कंपेयर कर लेंगे, लेकिन अगर बाई चांस मोलिकुलर मास सेम रहा, ठीक है, तो मोलिकुलर मास सेम हमको पता भी है कि किस केस में होने वाला है। जब मोलिकुलर मास कब सेम होगा, तो जब हमको पता हो, ध्यान दिया जाए तो, कि वो आइसोमेरिक मॉलिक्यूल्स हो। मोलिकुलर मास तो तभी सेम होगा जब वो आइसोमेरिक मॉलिक्यूल्स हो। तो आइसोमेरिक मॉलिक्यूल्स का अगर आपको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना हुआ, ये बेसिकली ऐसा कहा जाए बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना रहा, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मोर सरफेस एरिया मोर बॉइलिंग पॉइंट। और सरफेस एरिया को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं बेसिकली, तो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मोर ब्रांचिंग लेस सरफेस एरिया, याद रखना है, मोर ब्रांचिंग लेस सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया लेस बॉइलिंग पॉइंट। तो यानी हम लोग को ये दो फैक्ट्स, मतलब अगर हमको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो देख सकते हैं आप लोग, ऊपर के हम लोग को दो फैक्टर्स बेसिकली अच्छे से पता होने चाहिए, तब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो पहला एग्जांपल इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, तो मिथाइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड दिया हुआ है। तो अगर अल्काइल ग्रुप कॉमन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अल्काइल ग्रुप क्या है, कॉमन है। तो कॉमन अल्काइल ग्रुप हो तो ऐसे केस में जो हेलोजन्स होंगे उनके मास पे पूरा मोलिकुलर मास डिपेंड करेगा। तो हमको पता है कि हेलोजन यहाँ पे फ्लोरीन है, जिसका मास सबसे कम होता है, तो पूरा ओवरऑल मास इसका मोलिकुलर मास कम होगा। सो ऐसे केस में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे कम माना जाएगा, क्योंकि इसमें वीक वेन डर वाल्स फोर्स लगेगा। और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मोलिकुलर मास बढ़ता जा रहा है, मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा तो वेन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। ये हमको याद रखना है। तो यानी कि हम लोग एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग ये क्या यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर आपको अल्काइल हैलाइड क्या रहा, सेम, सॉरी अल्काइल ग्रुप क्या रहा, सेम, तो अल्काइल ग्रुप अगर सेम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान देना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलो एल्केन्स विद द सेम अल्काइल ग्रुप, विद द सेम अल्काइल ग्रुप। अगर आपका अल्काइल ग्रुप क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ऐसे केस में बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैसे डिपेंड करेगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, याद रखना है। तो ऐसे केस में आर आई का देखा जाए तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन आर बी आर, देन आर सी एल और देन आर एफ, याद रखना है आप लोगों को। ये हो जाएगा आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। जब सेम अल्काइल ग्रुप हो तो हम लोग हेलोजन को देखते हुए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा आ जाए, ध्यान रखना है, जहाँ पे बेसिकली हेलोजन कॉमन हो, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कॉमन हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे हेलोजन कॉमन हो जाए, जैसे कि यहाँ पे CH3 आपको और यहाँ पे दे दिया जाए Cl, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन का लेंथ बढ़ने लग जाए, कार्बन का लेंथ बेसिकली चेंज होने लग जाए, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड आ जाए, मिथाइल, सॉरी मिथाइल बोल रहा है, इथाइल क्लोराइड आ जाए, यहाँ से आपको प्रोपाइल क्लोराइड आ जाए। तो ऐसे केस में अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को आया, ठीक है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलोजन कॉमन है, लेकिन कार्बन का जो लेंथ है, ठीक है, कार्बन चेन का जो लेंथ है वो बढ़ रहा है, कि मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि कार्बन के लेंथ बढ़ने से मोलिकुलर मास यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है, सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। फिर आपने यहाँ पे देखा ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, अगर हेलोजन कॉमन हो और अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो तो कैसे करेंगे। और तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको क्या कर दिया जाए, जब मोलिक्यूलर मास सेम हो जाए, या ऐसा कहा जाए कि जब आइसोमेरिक मोलिक्यूल आ जाए कंपैरिजन करने को, तो ऐसे केस में क्या करना है, तो ऐसे केस में आपको सरफेस एरिया देखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आइसोमेरिक मोलिक्यूल्स आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड बना लेते हैं। अगर आपको बेसिकली क्या हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना हो आइसोमेरिक मोलिक्यूल का, तो ध्यान दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स। तो अगर आइसोमेरिक कंपाउंड्स आ जाए तो ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है, मैं ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिख रहा हूं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे इसका ध्यान रखना है, ऐसे केस में सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा, देन सेकेंडरी और सबसे कम किसका रहेगा, टर्शियरी का, याद रखना है। और कभी इसका रीजन पूछा जाए, ऐसे अल्काइल हैलाइड देकर इनका बॉइलिंग पॉइंट कम और ज्यादा होने का रीजन पूछा जाए, तो सिंपली आपको याद रखना है कि आइसोमेरिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को बोले तो आपको कौन सा फैक्टर यहाँ पे बताना होगा, सरफेस एरिया वाला फैक्टर बताना होगा, ठीक है। और सरफेस एरिया फैक्टर लगाना ही तब, सरफेस एरिया का फैक्टर लगाना ही तब होता है जब मॉलिक्यूल्स आइसोमेरिक मॉलिक्यूल्स हो, या ऐसा कहा जाए कि उनका
मॉलिक्यूलर मास सेम हो। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड का जो है स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड ऐसा कहा जाए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जबकि जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का सरफेस एरिया कम है, ठीक है, और सरफेस एरिया कम है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग आने की वजह से पूरा मॉलिक्यूल एक स्फेरिकल शेप ले रहा है, ठीक है, तो पूरा एक स्फेरिकल शेप लेने की वजह से इसका सरफेस एरिया जो है रिड्यूस हो जाता है, और इसलिए बहुत बड़ा सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के, इसलिए यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है और यहाँ पे बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये बॉइलिंग पॉइंट कंपेरिजन करना सीख गए होंगे, और अगर आपको ऐसा एग्जांपल आए तो आप बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, आगे ध्यान दिया जाए तो अब हमको लास्ट एक बचा है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी अगर आ जाए तो हमको याद रखना है कि अब हम लोग बोल रहे हैं यहाँ से अल्दो अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर, अल्दो अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक करके, पोलर पोलर में घुलता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बहुत सटीक नहीं बैठता, याद रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर हम वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वहां पे सटीक नहीं बैठता, क्योंकि अगर ध्यान दिया जाए तो ये पोलर होते हुए भी वाटर भी पोलर है, तो वाटर में ये दोनों पोलर है, तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड पोलर है तो इसको वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको समझना है कि वही ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ वाटर में सॉल्युबल होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं या कैपेबल होते हैं। तो इस हिसाब से ध्यान दिया जाए तो अल्काइल हैलाइड्स अल्दो कि वो पोलर होते हैं फिर भी वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसका रीजन क्या बताना है, बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म एच बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो याद रखना है ओनली दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर which can form H bond with water molecule। ठीक है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल साथ H bond बना सकते हैं वही पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड ध्यान रखना है कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। कोई भी पूछे रीजन क्या है, रीजन बताना है क्योंकि वो वाटर के साथ H बॉन्डिंग नहीं कर पाते। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। तो आपका जो हैलो एल्केन्स वाला सेक्शन है, ठीक है, ये यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हैलो एरिन्स को। ठीक है।